Hello friends, how are you? In our last class we discussed about the Rutherford's atomic model, which is related with the structure of atom, and we also discussed the limitations of Rutherford's atomic model. Okay, now let me start the next, which is Niels Bohr atomic model. It is Niels Bohr atomic model. Okay, it was given in 1930. This model was given by this model is given to 1913 to overcome the objections of Rutherford's atomic model. This model proposed to overcome का means remove करना, to objections of Rutherford model. जो Rutherford model की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये मॉडल प्रपोज किया था नील्स बोर ने फॉर हाइड्रोजन एटम. That was given for हाइड्रोजन एटम. तो इसलिए कई बार इसको ये भी बोल दिया जाता है नील्स बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन. पर्टिकुलरली किसको लिए दिया गया था? हाइड्रोजन के लिए ये दिया गया था. व्हाट इट? तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन. इट वाज बेस्ड ऑन, अगर इसका बेसिस की अपन बात करें तो इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स. जो क्वांटम थ्योरी होती है फिजिक्स की, एनर्जी से रिलेटेड एक थ्योरी होती है क्वांटम थ्योरी, जिसमें ये बोला जाता है एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, सेगमेंट्स में बटी हुई होती है. तो उसके ऊपर ही बेस्ड थी. हालांकि आप डिटेल में है तो बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन अपने को केवल इतना से याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स. ओके, इट्स मेन पोस्टुलेट्स, अगर इसके अपन मेन पॉइंट्स की अपन बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स तो वही है जो रदरफोर्ड मॉडल में है, कुछ पॉइंट्स के बारे में इसमें कंसिडरेशन को और इंक्रीज किया गया. फर्स्ट पॉइंट, all the positive charge, all the positive charge and mass, most of the mass of atom is centralized या localized in the center, is centralized in the mid of atom, या अपन बोल सकते हैं is localized in the center of atom, which is called न्यूक्लियस. जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस. या अपन ये भी बोल सकते हैं ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मासेस ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. किसमें पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इट? सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ऑन सर्कुलर पाथ, ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी. फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी के सर्कुलर पाथ के चारों तरफ वो रिवॉल्व, सर्कुलर पाथ पर जिनकी एनर्जी फिक्स होती है एंड रेडियस फिक्स होती है, रिवॉल्व करते हैं. दीज सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिया, ऑर्बिट्स अपन रदरफोर्ड मॉडल में बात करते हैं. ही गेव द नेम टू देम एनर्जी शेल्स. इन्होंने इनको क्या नाम दिया? एनर्जी शेल्स, या इन्हें बोला जाता है एनर्जी levels. क्या बोलते हैं इनको? एनर्जी लेवल्स. दैट मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द सर्कुलर पाथ, of fixed radius and energy, which are called orbits, energy shells or energy levels. Okay, थर्ड पॉइंट पे उन्होंने कहा these orbits are arranged. ये जो ऑर्बिट्स हैं
these orbits are arranged concentrically. किसमें प्रेजेंट होते हैं? concentrically प्रेजेंट होते हैं. You know that मैथमेटिक्स में concentrically का मीन्स क्या होता है? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? concentrically, concentrons. Okay, so these are arranged concentrically around the nucleus. concentrically around the nucleus ये प्रेजेंट होते हैं एंड डिनोटेड बाय, और इनको डिनोट किया जाता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिनको अपन शेल नंबर्स बोलते हैं, या दे आर ऑल्सो डिनोटेड बाय के एल एम एन एंड सो ऑन. या तो इनको के एल एम एन की फॉर्म में डिनोट किया जाता है या फिर किसकी फॉर्म में? 1 2 3 4 की फॉर्म में इनको डिनोट करते हैं. गॉट इट? These 3 points clear? Now, if we want to represent these orbits, अगर अपन इन orbits को represent करना चाहें, then they are represented like this. Suppose this is nucleus. ये क्या मान ले अपन? Nucleus. Okay. This first orbit, उसके बाद that is सेकेंड ऑर्बिट, उसके बाद अपन बात करें दैट इज थर्ड ऑर्बिट, और उसके बाद अपन बात करें दैट इज फोर्थ ऑर्बिट. तो ये इस तरीके से कोसेंट्रिकली डिनोटेड किए, कोसेंट्रिकली प्रेजेंट होते हैं. इफ वी गिव द नेम्स, दिस फर्स्ट वन, इसे बोला जाता है के शेल. It is called K shell. Got it? Second जो है, it is called L shell. इसे बोलते हैं अपन L shell. Third one, that is M shell. इसे M shell बोला जाता है. और fourth one की अपन बात करें तो that is N shell and so on. फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. अगर इनके लिए नंबर वैल्यूज की अपन बात करें, फॉर द की n is 1, integer n, that is the integer which is denoting the orbit. For L, n is 2, for M, n is 3, and for n is 4, and so on. इसी तरह से वो आगे चलते जाएंगे. Got it? So these, ये जो concentric circles हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किल्स के अंदर, जो कोसेंट्रिक सर्किल्स हैं, इनमें रिवॉल्व करते हैं. इन्हें क्या नाम दिया गया है? ऑर्बिट्स या एनर्जी शेल्स अपन बोलते हैं. गॉट इट? फोर्थ पॉइंट में इन्होंने एनर्जी के क्वांटाइजेशन की बात, जो रदरफोर्ड मॉडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था, उसको इन्होंने रिमूव किया बाय सेइंग दैट जब एक इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पॉइंट में अपन बात करें तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है. उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है. दैट मींस उसमें कोई चेंज नहीं होता. नो चेंज इन एनर्जी. नो चेंज इन एनर्जी यानी कि अपन बोल सकते हैं डू नॉट रेडिएट. डू नॉट रेडिएट, एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में नहीं निकाल रहा. डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी का वो रेडिएशन नहीं करता. गॉट इट? दीज आर द फोर, these are the main 4 points of Niels Bohr atomic model. Again I am repeating, first one was all the positive charge and mass present in the center of, all the positive charge and mass present in the center of nucleus, which is called which is present in the center of atom, which is called nucleus. Or we can say that all the mass and positive charge is localized in the nucleus or in the center of atom. Second, the electron revolve around the nucleus
in circular path, which are called energy shells or energy levels. Third, the energy levels, third one, that one, the energy levels are arranged concentrically around the nucleus, and which are denoted by either KLMN or by integer 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, and fourth one is when electron revolve in a fixed orbit, there is no change in energy. जब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता. दैट मींस वी कैन से दैट there is no change in energy, do not radiate energy. Got it? So that was the Niels Bohr atomic model. Got it? Now the next topic, and that is very very important, which is electron distribution. Electron distribution in orbits or shells. Electron distribution in orbits or shells. ऑर्बिट्स और सेल्स में कितने किस्में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? K में कितने हैं, L में कितने हैं, M में कितने हैं, N में कितने हैं? Got it? और इसका एक सेकंड नाम है जिसको बहुत इंपॉर्टेंस अपने को देनी है, दैट इज बोर-बुरी स्कीम. Of electron distribution. बोर और बुरी नाम के नील्स बोर तो अभी अपन ने बात की, वो और उनके साथ एक और थे बुरी, उन्होंने मिलकर ये एक स्कीम दी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी कि के शेल के अंदर कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे, एन में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे. Got it? In this scheme there are some rules. Okay, and we should know about these rules, because without knowing about these rules we cannot fill the electrons. The first rule is electrons filled in stepwise manner. Stepwise manner. That means we can say that the first, it means first stepwise manner, or we can say that increasing order of energy. जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग फिल की जाती है. मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसी अकॉर्डिंग उनको फिल करना है. सबसे पहले जिसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी है उसको, उसके बाद उससे ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. लोवेस्ट एनर्जी होती है के की. उसके बाद होता है जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा ऑर्बिट, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज्ड होती है. सो फर्स्टली के, देन एल, एंड देन एन, एंड देन एन. तो अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात की जाए तो सबसे पहले फिल होगा के शेल, के शेल के बाद एल शेल, एल शेल के बाद एम शेल, और एम शेल के बाद एन शेल. तो दैट इज the stepwise manner of filling of electrons. Got it? So electrons are filled in stepwise manner. That means firstly K, then L, then M, then N, and then so on. Got it? So that is the first rule. Second rule is related about the maximum electrons in orbits. Second rule जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? Maximum electrons किसी भी orbit में कितने हो सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, and that is maximum number of electrons is equals to 2n square. किसके इक्वल होते हैं? 2n square. The maximum number of electrons is equal to 2n square, where n is shell number. n क्या होता है? shell number. जो अपन यूज करते हैं की के लिए अपन बोलते हैं 1, L के लिए 2, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, M के लिए 3, N के लिए 4. So that are 1, 2, 3, 4. These are the shell numbers. Okay? By using this formula, we can easily find out the maximum number of electrons in different shells. Let me consider it.
maximum number of electrons in K shell. K shell के लिए बात करें 2, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 into 1 square, the answer is 2. तो K shell में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2. गॉट इट. इसी तरह से अपन बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L shell. L shell के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 into 2 square, that is 8. For M shell, the value of n is 3, 3 2 square, 9, 9 2 ja 18. And for N shell, that is 2 into 4 square, 4 square, that is 16, 16 2 ja 32. So these are the maximum number of electrons in different shells. K shell 2 electrons, L shell 8 electrons, M shell 18 electrons, and N shell 32 electrons. These electrons calculated by this formula. The formula is 2n square. Got it? Understand? Okay. The third rule is maximum number of electrons in any orbit, in outermost orbit, in outermost shell is 8 electron. outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब थोड़ा सा यहां पर अपनी माइंड यूज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, तीनों रूल फॉलो होने चाहिए. ये भी फॉलो होना है, ये भी फॉलो होना है, ये भी फॉलो होना है. तो अब यहां पर चलो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें क्या करें, अगर ये आउटरमोस्ट शेल बन रही है तो फिर इसमें 18 नहीं होंगे, इसमें कितने रहेंगे मैक्सिमम 8. लेकिन अगर ये आउटरमोस्ट से इनर है, इन दैट केस इट कैन बी 18. दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन. इट इज शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट शोइंग द टोटल इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान रखना, यहां पर ये बोला जा रहा है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पॉसिबल है. Got it? Understand? So these are the three rules. First, electrons filled in the stepwise manner, that means first K, then L, then M, and then N. Second rule is the maximum number of electrons are denoted by 2n square, where n is denoting the number of shells. For if we use this formula, then we can easily calculate the maximum number of electrons in the K shell, that are 2, L 8, M that is 18, N is 32. Third, the maximum number of electrons in the outermost shell, that can be maximum 8 electrons can be possible. Got it? So that is called Bohr-Bury scheme of electron distribution. Okay. Now, by taking one or two example, let me clear it. Okay. The first example, that suppose the number of electrons are 6. Now the question is, give the electronic configuration. Distribute the electrons in different shells. Okay, the maximum electrons are 6, and if we shortly consider the rule again, the first rule was first K, then L, then M, and then N. First rule was that. Second rule, the maximum electron 2, in L 8, in 18, in N that is 32. And the third rule was maximum electrons in outermost shell are 8 electrons. Now use these three rules and fill the electrons. Here that is 6. So first electron will go into the K shell. How many electrons can be possible in K shell? 2. That means 2 electrons in K shell. Here total electrons are 6. So
electrons still remaining. Now the remaining electrons will move into the L shell. 2 already filled, total was 6. How many remains? That is 4. So in L shell these are 4 electrons. So the electronic configuration becomes K2L4. Got it? Understand? Okay. The next question, which can be asked by giving you the name of element. Okay, and after for that you have to memorize the atomic numbers. The atomic number we will discuss in next classes. I am just taking one example that how can we fill that. Suppose the question is write electronic configuration of aluminium. एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है. सिंस अपने को, हालांकि ये थोड़ा अभी आगे आएगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम का कितना होता है, वो हमें मेमोराइज करना पड़ेगा. सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर की अपन बात करें तो दैट इज 14. कितना होता है? 14. गॉट इट? एंड the number of electrons is always equal to the atomic number if atom is neutral. अगर एटम न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. so the number of electrons is 40. now we have to distribute into k element. Again we have to distribute 14 electrons. K shell, maximum 2 electrons is possible. So the electron configuration becomes of the K shell, that is 2. After filling the 2, there are 12 remaining. So next move to the L. L, maximum electrons can be possible, that are 8. Now we filled 10 electrons, but 4 still are remaining. So in the 4 electron will move into the M shell. So the configuration becomes K2L8M4. This is the configuration of aluminium. Got it? Understand? The next topic was valency of atom. Valency of atom of element we will discuss in next class. Hope you like it and understand also. Thank you.